क्या आप खून की कमी का शिकार हैं? सांस का कोई प्रॉब्लम है? आपका बहुत जल्दी सांस फूल जाता है, सर दर्द होता है, बदहजमी, एसिडिटी वगैरह का प्रॉब्लम है, भूख नहीं लगती, या दिल के कोई और मसले मसाइल हैं, या नज़र का कोई प्रॉब्लम है, हर वक्त थके थके रहते हैं, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, या फिर दस्त या मोशन वगैरह हैं, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, तो इन सारे सिम्टम्स को मामूली ना समझें। ये आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम का बायस बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉस ऑफ फिजिकल कोऑर्डिनेशन, मतलब कि डिफ़िकल्टी इन स्पीक एंड वॉकिंग, ये प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, रेटिना की प्रॉब्लम हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाजिया, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज हम विटामिन बी 12 की कमी की 6 कॉमन वजूहात पर बात करने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। और ये वाकई बहुत अहम है, क्योंकि अगर किसी मरीज में इसकी कमी 12 साल या इससे ज़्यादा देर तक रहे तो दिमाग में अपने आसाबी निज़ाम को मुस्तकिल तौर पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसकी वजह से खून की कमी एनीमिया की शिकायत हो जाती है। ये होमोसिस्टेन के लेवल को बढ़ा सकता है, जो कि दिल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इसकी वजह से डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि विटामिन बी 12 की कमी की वजह से आपका दिमाग मुतासिर होता है, आसाबी निज़ाम मुतासिर होता है। तो आसाब हमारी बॉडी में हर तरफ को फैले हुए हैं, तो फिर पूरी बॉडी का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है ये बात समझना कि ये कमी हमारे अंदर क्यों हो रही है और कौन सी चीज़ें हैं जो ये कमी पैदा करने का बायस बन रही हैं। नंबर 1 पर है एच पाइलरी। एच पाइलरी बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है जो कि 50% लोगों में मौजूद होता है। इनमें से 80% लोगों में ये एक्टिव नहीं होता। ये खामोशी से बॉडी के अंदर छुपा रहता है। ये उन लोगों में एक्टिव होता है जिनके मैदे में तेजाबी माहौल कम हो जाता है, मतलब एसिड की कमी हो जाती है, अल्कलाइन माहौल पैदा हो जाता है। तो ये इसके लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें ये मज़ीद ग्रोथ कर सकता है, एक्टिव हो जाता है और ये बीमारी पैदा करना शुरू कर देता है। ये मज़ीद अल्कलाइन नेचर पैदा करने का सबब बनता है। ये मैदे की नॉर्मल पीएच 1 से 3 तक की होती है और ये 5 से 7 तक पहुंचा देता है। अगर आप अपने मैदे के माहौल को वापस ठीक नहीं करते, उसकी एसिडिक नेचर वापस नहीं लाते, अल्कलाइन नेचर में ही रहेगा, तो आप अल्सर का शिकार हो सकते हैं, गैस्ट्राइटिस का हो सकते हैं, जीईआरडी, हार्ट बर्न, आम ज़ुबान में बदहज़मी, तेज़ाबियत, अल्सर वगैरह, मैदे का सिकुड़ जाना, मैदे के इंस्पेक्टर्स का जो साइडों पे वॉल्स होते हैं उनका लूज़ हो जाना, जिसकी वजह से दोनों तरफ को एसिड्स जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, आंतों की तरफ और ऊपर नाली की तरफ जाना शुरू हो। तो आप अल्सर, गैस्ट्राइटिस, जीईआरडी, हार्ट बर्न, बदहज़मी, तेज़ाबियत, अल्सर वगैरह, मैदे का सिकुड़ जाना, इस तरह के प्रॉब्लम्स का, यहाँ तक के कैंसर तक भी ये बात पहुँच सकती है। क्योंकि जब तक आपके मैदे की तेज़ाबियत का लेवल नॉर्मल नहीं होगा, ग़िज़ा सही तरीके से हज़म नहीं होगी, प्रोटीन वगैरह हज़म नहीं होंगे, आपकी ग़िज़ा में मौजूद सारे विटामिन, सारे मिनरल, सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, तो फिर इस तरह के प्रॉब्लम जन्म लेते रहेंगे। ना ही फॉलिक एसिड एब्ज़ॉर्ब होगा, ना आयरन एब्ज़ॉर्ब होगा, ना बाकी विटामिन्स होंगे। और उनके साथ-साथ सबसे मेन विटामिन बी 12 भी आपके ब्लड में नहीं पहुँचेगा। ब्लड के ज़रिए वो बाकी बॉडी को भी नहीं मिलेगा, तो इसकी कमी की वजह से आप मज़ीद बीमारियों का, जिनका मैंने पहले ज़िक्र किया था, उनका शिकार होते चले जाएँगे। फिर आप चाहे जितनी चाहे एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर लें, एंटासिड्स इस्तेमाल करते रहें, पूरी उम्र खाते रहें, लेकिन आपकी बीमारी, आपको फ़ील होगा कि वक़्ती तौर पे थोड़ा-सा फ़र्क पड़ा है, थोड़ी एसिडिटी कम हुई है, लेकिन आपकी बीमारी तो ज्यों की त्यों ही रहेगी और ये मज़ीद बढ़ती ही रहेगी। ये सिर्फ एक सूरत में ख़त्म होगा कि जब आप अपने स्टमक का एनवायरनमेंट वैसे ही वापस कर दें जैसा कि नॉर्मल होना चाहिए, तो खुद ब खुद सारे बैक्टीरिया जो है वो सारे बैक्टीरिया किल हो जाएंगे और ग्रो नहीं कर पाएंगे और पाइलरी भी ख़त्म हो जाएगा। नंबर 2 पर आता है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन ये वो मेडिसिन है जो कि आमतौर पर डायबिटिक पेशेंट्स को दी जाती है जो टाइप 2 में पाए जाते हैं, या फिर गेस्टेशनल डायबिटीज़, मतलब कि हमल के दौरान जिन लेडीज़ को डायबिटीज़ हो जाती है, ये उनको भी दी जाती है। तो ये बहुत ही कॉमन इसका इस्तेमाल है, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट किसी के भी ज़हन में नहीं है या कोई बताता नहीं है। ये मेडिसिन विटामिन बी 12 को तेज़ी से कम करने का सबब बनती है।
और जो लोग पहले से विटामिन B12 की कमी का शिकार हैं तो वो तो ये मेडिसिन बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। नंबर 3 पर बात करेंगे स्निप्स के बारे में। ये भी एक ऐसा कॉज है जो कि विटामिन B12 की कमी का सबब बनता है। ये क्या है? ये आमतौर पे जेनेटिकली प्रॉब्लम होता है, पैदाइशी तौर पर DNA का प्रॉब्लम होता है। ये जिन लोगों में प्रॉब्लम होती है कि कुदरती तौर पर उनके अंदर विटामिन B12 को जज़्ब करने की सलाहियत बहुत कम हो या फिर बिल्कुल ना हो, तो फिर आपकी बॉडी को विटामिन B12 चाहे आप खा रहे हों, आपकी बॉडी में जज़्ब होगा ही नहीं। तो ये भी एक कॉज़ हो सकता है विटामिन B12 की कमी का। नंबर 4 पर सिंथेटिक फॉलिक एसिड। जब भी आप फॉलिक एसिड की टैबलेट्स लेना शुरू करें या किसी मरीज़ को ये दें तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसके अंदर विटामिन B12 की मिकदार नॉर्मल हो। अगर वो कम है तो प्रॉब्लम मज़ीद ख़राब हो जाएगी। आपकी बीमारी के अलामात सिम्टम्स और बढ़ जाएंगी जो कि विटामिन B12 की कमी की वजह से बॉडी में ऑलरेडी मौजूद थी। तो बजाय फ़ायदा होने के उल्टा नुकसान हो सकता है। लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। ये आमतौर पे एनेस्थीसिया के तौर पर इस्तेमाल होती है। दुनिया भर में डेंटिस्ट सुन करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड भी एक वजह बन सकता है विटामिन B12 की बॉडी में डेफिशिएंसी लाने की। एक न्यू तहकीक बताती है कि विटामिन B12 की कमी की एक वजह नाइट्रस ऑक्साइड भी है, जिसकी वजह से दिमाग, असाब और स्पाइनल कॉर्ड पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है और इनको नुकसान पहुंच सकता है। नंबर 6 पर है PPIS। ये भी एक मेडिसिन है जो कि तेज़ाबियत को, एच पाइलरी को ख़त्म करने के लिए दी जाती है। ये भी विटामिन B12 की कमी का बायस बनती है। इस मेडिसिन का इस्तेमाल जिसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पैदा करता है, ये न्यू तहकीक ने बताया है। इससे बचना चाहिए। ये एंटासिड्स के तौर पर इस्तेमाल होती है, बहुत कॉमन है। ये थी वो 6 वजूहात, 6 कॉजेज़ जिनकी वजह से विटामिन B12 कम होता जाता है और फिर बड़ी से बड़ी बीमारियां भी हमारे बॉडी में आना शुरू हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे उन फूड्स पर, उन ग़िज़ाओं के बारे में जिनके अंदर रिच सोर्स पाया जाता है विटामिन B12 का। नंबर 1 पर है एग वगैरह, रेड मीट, दूध, दही, बनानास मतलब केले वगैरह, मछली, पनीर, चीज़ वगैरह, एप्पल, ऑरेंजेस, चेरीज़, ब्लूबेरीज़, चुकंदर, पपीता वगैरह, बादाम हो गया, अखरोट, काजू, पिस्ते, इन सब चीज़ों में भी बहुत हाई सोर्स पाया जाता है विटामिन B12। आलू में भी पाया जाता है, मशरूम में, इंजीर में, लोबिया में मतलब किडनी बीन्स में, बकरे की कलेजी में और खजूर, अखरोट वगैरह, इन सब में भी बहुत अच्छी मिकदार में विटामिन B12 हमें मिल जाता है। तो हमें इन्हें डेली डाइट में शामिल करना चाहिए, चाहे आप वेजिटेरियन हैं या आप नॉन वेजिटेरियन हैं। दोनों तरीके की आपको डाइट्स बता दी हैं, तो आप डाइट में इन्हें शामिल रखें। फ्रूट, सब्जियां भी इनमें शामिल हैं, तो आप इनको लाजमी अपनी ग़िज़ा में शामिल करें और इन तमाम कॉजेज़ से बचें जो कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का बायस बन रहे हैं और बहुत ही कॉमन है। अगर आपको मेरी मालूमात से कोई फ़ायदा हुआ है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं इसी तरीके से बिल्कुल न्यू तहकीक पर बात करती हूँ और होम्योपैथिक मेडिसिन्स पर भी मैं वीडियो बनाती हूँ, तो आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी ये वीडियो, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। ओके, खुदा हाफिज़। नेक्स्ट मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।